नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास अब आपकी होने वाली है। आगे आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी वास्तविकता में आपको आवश्यकता है। मतलब कुछ ऐसे कमाल के सवाल जो आपको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं, वो भी टॉप 50 जो टफेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन में। इस श्रृंखला को हम पहले शुरू कर चुके हैं जिसके अंदर बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके पास तक भेजा जा रहा है। अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब के ऊपर जीत राणा जीएस, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके मिल जाएगा कि आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बेस्ट क्वेश्चंस रेडी कराए जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के पहले ही रेडी हो चुके हैं, पॉलिटी के अब ये टॉप 50 जा चुके हैं और अब जो आपको देखने को मिलने वाले हैं वो ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है पुराने सारे क्वेश्चंस आप देख लेंगे, इसके बाद ये श्रृंखला जारी रहेगी और इन सवालों की संख्या यहाँ पे बढ़ती रहेगी हर एक एग्जाम के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत सवालों को देखिए, सीधा नो बकवास सीधा सवालों के साथ हम मुलाकात करते हैं। ऐसा ही हमेशा रहा है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति जो एसटी का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा अधिक दर्ज किया गया था। बच्चे सेक्स रेशो पूछी गई है, वो भी आपकी जनजाति की शेड्यूल ट्राइब की सेक्स रेशो यहां पर पूछी गई है। सीधे तौर पर याद रखना, करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। देखो अनुसूचित जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी गोवा में, संख्या तो बहुत कम थी, एसटी संख्या कम थी, लेकिन जो जेंडर रेशो था वो बहुत हाई था। अगर हम बात करते हैं विच वाज द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्ड हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब सेक्स रेशो जो था जेंडर ट्राइब जो थी वो गोवा के अंदर बहुत अधिक थी। या मेजर अगर हम बात करते हैं गोंडा, कुनबी, वैलिब, धनगर गोंडा, कुनबी, धनगर धनगर ये सब जनजाति आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस बारे में याद रखना, सबसे ज्यादा जो ट्राइब है वो आपको एमपी में देखने को मिली थी। मैक्सिमम ट्राइब की मैं बात करता हूँ, मैक्स ट्राइब की अगर मैं बात करता वो आपको कहाँ देखने को मिला है, मैक्सिमम ट्राइब की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जो जनजाति आपको देखने को मिली है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है। सर मैक्सिमम जनजाति का अगर पूछ लेता तो सर सीधे तौर पर आप बता देते कि भैया जनजाति ही तो है, तो जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलती है। सर मैक्सिमम जनजाति के बारे में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उपकोषणीय जेट स्ट्रीम मानसून की वापसी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अगर इसके अंतर्गत याद रखेंगे तो सर करेक्ट आंसर होगा इंक्लूडिंग सबस्टेंस ओवरलैंड, भूमि पर अवनमन उत्पन्न करना। जो ये लैंड होती है इसमें याद रखना उपकोषणीय कटिबंध जो जेट स्ट्रीम होती है जो मानसून की वापसी के लिए जिम्मेदार है, वो क्या करती है भूमि पर अपनमन उत्पन्न कर देती है। इसके बारे में याद रखना, यह सितंबर से अक्टूबर में हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर में लौटता हुआ मानसून आता है, यानी यह आपकी नॉर्थ से जाती हैं साउथ की ओर। इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है सबसिडेंस ओवरलैंड, भूमि पर अवनमन उत्पन्न करना। मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में नाभीय बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से कौन सा कारक योगदान देता है। मतलब प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या है जो डेवलपमेंट करता है बुंदेलखंड रीजन जो सेंट्रल इंडिया में, उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा मेजर रीजन क्या देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न इन्वेशन, जो आक्रमण वगैरह आपको देखने को मिलता है, जो आपकी नाभीय बस्तियां हैं मतलब सटी सटी जो बस्तियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इसी के संदर्भ में आपको ये बातें भी याद रखनी होंगी। और बात हम करते हैं कि इसी वजह से चंदेल राजाओं का कब्जा यहां पर था, उन्होंने काफी सारी चीजें भी यहां पर की थी। चंदेल्स के द्वारा, चंदेल किंग्स के द्वारा यहां पर बहुत सारे मतलब किले वगैरह भी बनाए गए थे, तो बुंदेलखंड का रीजन है, जो चंबल के डाकू आ गए वो बुंदेलखंड रीजन में ही आए जाते थे, तो वो सुरक्षा चिंता और आक्रमण के लिए बहुत मेजर एक कंसर्न आपकी क्रिएट होती है। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकार संगठन बंगाल के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलता है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो यह बैठक इस बार कहां आयोजित कराई गई थी। देखो सिंपल है, करंट अफेयर का सवाल है, ये मौले के अंदर हुई थी, मालदीव में। बेस्ट है आप इसमें याद रखें कि सर बेस्ट है, इसमें याद रखें करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था और कई बार इसमें पढ़ाया था। इसमें सदस्य देश अगर पूछा जाए भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, चार आपको देखने को मिले हैं जो देश हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में वह सिंचाई विधि जो कम दबाव में पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधे तक पानी विस्तृत कर देती है, मतलब दबाव भी कम रहता है, इस तरीके से पाइपिंग होती है और ये हर जो पाइप है हर एक पौधे तक पहुंच जाता है, इस तरीके से भी इस तरीके से होता है। तो ये जो सिंचाई होती है, सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर से हम बात करते हैं ये सर लोकलाइज्ड इरिगेशन कहलाती है। लोकलाइज्ड इरिगेशन यह कहलाती है। इसमें पानी की 30 से 70% तक बचत हो जाती है। फलों में, सब्जियों में इसको कहा जाता है, इसको ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई भी कहते हैं। इसको कई बार ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं या स्प्रिंकल इरिगेशन भी इसको बोलते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में लहटू सा लगा रहता है, पानी आता है तो वो छपर 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 ऐसे घूम जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखना।
2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा था? लक्षद्वीप के अंदर भी जनसंख्या पूछ ली है, लक्षद्वीप तो पूछी है, इसके अंदर भी जनसंख्या पूछ ली है, लेकिन सबसे छोटी की हम बात करते हैं वो बिट्रा आपको देखने को मिलता है। बिट्रा आपको देखने को मिलता है, जो आपको लक्षद्वीप में मिला था, सबसे कम जनसंख्या यहीं पर देखने को मिली थी। देखो अगर हम बात करते हैं, इसकी जनसंख्या केवल 271 थी, 271 ही लोग थे जो बिट्रा में रहा करते थे। इनके बारे में आप याद रखना, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.105 किलोमीटर स्क्वायर ही है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय श्रेणी में किस दिशा में अभिनियमित होती हैं? यानी हाउ आर द हिमालयन रेंज। अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन रेंज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हम बात करते हैं, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, साउथ वेस्ट से लेकर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। कुछ इस प्रकार की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है जो चांदनुमा शेप एक ले लेती है। जो कैसा शेप ले लेती है? एक चांदनुमा शेप यहां पर ले लेती है। ठीक है, इसमें याद रखना अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है, अंडमान एंड निकोबार भी इसी का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। स्पष्ट बात तो यह है, नमचा बरवा, नंगा पर्वत, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन चोटी है वो नमचा बरवा ही है। आगे बढ़िए, पूर्व मानसून काल में भारत के किस भाग में, देखो करेक्ट है ये, अगर हम बात करते हैं पूर्व मानसून काल में भारत के किस भाग में संवहनी वर्षा सामान्य है? संवहनी वर्षा के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत मेजर देखने को मिलती है। ये कहां देखने को मिलती है? सर छोटा नागपुर पठार के अंदर आपको कन्वेंशन रेनफॉल देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको कन्वेंशन रेनफॉल देखने को मिल जाता है। इसके बारे में स्पष्ट तौर पर याद रखना, इसको नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर इसको बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है काल वैशाखी, इसी को काल वैशाखी भी बोला जाता है, वैशाखी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। अगले हम सवाल की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप कौन सा है? अगर पॉपुलेशन की बात आती है तो बिट्रा था, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई किसके बारे में? सर एरिया के बारे में। सर पॉपुलेशन जहां कम है एरिया भी वहीं कम है, बिट्रा ही देखने को मिल जाएगा, 0.105 किलोमीटर स्क्वायर और 231 यहाँ की जनसंख्या आपको देखने को मिलती थी। जो मेजर भाषा लक्षद्वीप में बोली जाती है वो मलयालम है, और लक्षद्वीप का अगर कोई भी मैटर फंसता है तो यह केरला हाईकोर्ट में ही जाते हैं, इनके लिए हाईकोर्ट भी केरला ही काम करता है। भारत में उप सिंचाई विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो सब इरिगेशन आपको देखने को मिलती है, पार्टिकुलरली ये किस एरिया के अंदर सुटेबल आपकी मानी जा सकती है? सो सब इरिगेशन जो मानती है वो वहां पे हो सकती है जहां हाई वाटर टेबल आपको देखने को मिलती है, जहां हाई वाटर टेबल आपको देखने को मिलती है वहां पर सब इरिगेशन की जा सकती है, उप सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पानी नीचे से कोशिकाओं क्रियाओं के द्वारा ऊपर आता है, इसको सब सिंचाई कहा जाता है। जल की बचत करने की एक विधि भी आपको ये देखने को मिल सकती है। याद रखना, यह अधिक में देखने को मिलती है दलदली और नमी क्षेत्रों के अंदर, यह प्रभावी मानी जाती है। कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया क्षेत्र में आता है? मतलब ऐसा जो रेन शैडो रीजन में आता है, यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, ये रेन शैडो रीजन के अंदर पहुंच जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है? सर वह आपको देखने को मिलता है पुणे, पुणे आपको देखने को मिलता है रेन शैडो रीजन में। पुणे के अंदर वर्षा बहुत नाम मात्र के लिए होती है, बहुत कम ही होती है। ठीक है, यहां पर याद रखना। मुंबई में वैसे देखा जाए तो 2000 मिलीमीटर आपको वर्षा देखने को मिल जाती है, मुंबई के अंदर मिलीमीटर देखने को मिलती है मुंबई में। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं कि सर पुणे में कितनी होती है, पुणे में होती है 600 से 700 मिलीमीटर होती है, तो यहां वर्षा कम होती है, वर्षा छाया क्षेत्र के अंदर आता है। ये क्षेत्र काफी फेमस रहा है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को किस प्रकार के वर्ग का शहर माना जाता है? सर इसके अंदर आपके वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे जो क्लास 1 आपका होता है, अच्छा इसके अंदर यह 5वें क्लास का है, 10,000 से 5,000 वाला। अब इससे ऊपर अगर आप बढ़ेंगे, क्लास 1 में जाएंगे, 1 लाख से अधिक, मतलब टोटल कितने होते हैं? 6 क्लास इसमें होती हैं, 6 क्लास इसके अंतर्गत होती हैं, 6 क्लास। 5,000 से भी कम होते हैं तो वो 6वें नंबर पे आते हैं। लेकिन ग्रुप 1 में जो होते हैं 1 लाख से प्लस, जो ग्रुप 1 आपको देखने को मिलता है, ग्रुप 1 जिसको क्लास 1 कहा जाता है, क्लास 1 के जो शहर होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर 1 लाख प्लस पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, वो 1 लाख प्लस वाले होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप या टापू चट्टान आपको देखने को मिल जाती हैं? करेक्ट आंसर है सर ए, 836 आपको देखने को मिल जाएंगे। 836 द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से केवल 38 ही द्वीप ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं। 38 के ऊपर रेजिडेंस आपको देखने को मिलता है, रेजिडेंस है यानी बसापत आपको जो देखने को मिलती है वो 38 द्वीपों में देखने को मिल जाती है। बाकी के 836 के 836 मतलब लगभग ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 572 अंडमान में है और निकोबार में 264 है। 572, 264
ये देखने को मिल जाते हैं अंडमान में, और ये आपको देखने को मिलते हैं निकोबार में। थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल ये रहा, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान में किस प्रकार की तटीय वर्गीकरण किया जाता है। यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है जिसमें किस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, उस बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट लेवल पर आप याद रखेंगे सर जी, डूबा हुआ तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान में होता है, आधे डूबे हुए आधे बचे हुए, यही आपको देखने को मिलता है। मुंबई है, गोवा है, मार्मगोआ है, ठीक है, ये वैसी चीजें हैं, कोची वगैरह है जहां बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह पाए जाने के पीछे का कारण यही है कि यह सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी ठहराव के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। जो वर्षा है वो अस्थायी तौर पर रुक जाती है, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है कि बेस्ट माना जा सकता है सर, ये जो जब मानसून में ब्रेक आता है तब वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि सर जी भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा थोड़े टाइम के लिए कुछ रुक जाती है, वो ब्रेक इन मानसून कहलाता है। वो ब्रेक इन मानसून कहलाता है, 3 से 7 दिन तक ये रह सकता है, और ये मेजरली जब होता है जब हवाएं हिमालय से तलहटी में आती हैं। ये तभी हो सकता है जब हवाएं हिमालय से तलहटी में आती हैं, और बात ये होती है कि मानसून गंगा के मैदान से हल्का से रुक के पूर्वोत्तर की तरफ चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ चला जाता है, तब ऐसा होता है। भारत, चीन और म्यांमार से मिलने वाली बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जो तीनों से आपको मिलती हुई नजर आती है, सर उसको दीफू पास कहा जाता है। दीफू ऐसा है जो भारत, चीन और म्यांमार तीनों से मिलता है। म्यांमार भारत का हिस्सा था, 1937 में भारत से अलग हो गया था, याद रखना। बात करते हैं भारतीय महारजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल के अनुसार 10 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जहां 1 करोड़ से अधिक लोग आपको देखने को मिल जाएंगे उस चीज को क्या कहा जाएगा, उसको मेगा सिटी कहा जाएगा, मेगा सिटी कहा जाएगा। निम्नलिखित शहरों में कौन सा प्रधान माध्यम रेखा के सबसे निकट है, अमंग विच सिटीज प्राइम मेरिडियन आपको जो देखने को मिलती है, इसके निकटतम शहर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, प्राइम मेरिडियन के सबसे निकटतम शहर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए। सर अहमदाबाद है जो प्राइम मेरिडियन के सबसे पास है, अहमदाबाद है जो प्राइम मेरिडियन के सबसे पास है, याद रखना। यह आपकी 0 डिग्री देशांतर पर जो ग्रीनविच है उसके हम पूछ रहे हैं, उसके नजदीकी पूछ रहे हैं। जो अहमदाबाद है 72.6 डिग्री ईस्ट पर है, 72 डिग्री 6 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा, 72 डिग्री 6 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर है। तो अगर हम उधर साइड से आएंगे तो हमें ईस्ट में चाहिएगा, ठीक है, उसमें हमें चाहिएगा ईस्ट में, तो ईस्ट में 72.6 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के इतने ईस्ट में है जो सबसे निकटतम आपको देखने को मिल जाएगा। अगरतला सबसे लास्ट में है, अगरतला 91.3 पर आपको देखने को मिल जाएगा डिग्री ईस्ट, यह है अगरतला है, यह अगरतला है, सबसे ज्यादा आपको सबसे दूर देखने को मिल जाएगा, सबसे दूर देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आई यार? देखो मुझे थोड़ा सा ना समय आपका बचाना है, इस वजह से मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, यानी जब मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा तो आपको पता लगेगा। यहाँ पूरा इंडिया के मैप को आप समझ के और वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट को देख लीजिए ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टू द सिटी, अहमदाबाद, एंड उधर आपको देखने को मिल जाएगा शहर अगरतला। कौन सी भू आकृति जो शिवारिक्स के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, कैसी कौन सी भू संरचना आपको देखने को मिल जाती है जो ठीक ठाक लेवल पर आपको चौड़ी देखने को मिल जाएगी, और ये शिवालिक से लेकर 8 से 16 किलोमीटर जाती है। भाबर क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर इसका एक्सपेंशन होता है, और ये तकरीबन 16 किलोमीटर मोटी पट्टी देखने को मिलती है, अच्छी खासी खेती इसमें हो जाती है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सबसे अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है? जो हमारे पूर्वी तट के मैदान है उनको किस तौर पर जाना जा सकता है, हमारे पूर्वी तट के मैदानों को किस तौर पर जाना जा सकता है, उस बारे में आपसे पूछा गया है। तो तगड़े तरीके से आप बताएंगे किस प्रकार से इनको कह सकते हैं। सर दीज आर एमर्जेंट, उभरते तट होते हैं। सबमर्ज जो होते हैं हमारे वेस्टर्न साइड जितने भी है वो वेस्टर्न साइड आपके सबमर्ज तट हो सकते हैं, लेकिन एमर्जेंट आपको ईस्ट साइड में है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखने को मिलेगा। सवाल कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा बेसलाइन से कितने नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है। इंडिया की टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड करते हैं, कितने नॉटिकल माइल्स तक फैलती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं भारत की तटीय रेखा जो आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इंडिया के मैप को समझोगे कुछ इस प्रकार से आपको इंडिया का मैप आपको देखने को मिलता है। अब इस मैप की तरफ समझना, इस मैप पे जब आप देखोगे तो ये जो है ये कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलता है। अगर टोटल लेंथ की बात करता हूं कि टोटल कोस्टल लाइन इंडिया के अंदर कितनी है, कोस्टल लाइन इंडिया में कितनी है, तो आपको पता लगेगा सब 7517 7517 आपको देखने को मिल जाएगी। सर इतनी कोस्टल लाइन आपको देखने को मिल जाती है, बट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने नॉटिकल माइल्स जो जल है, मान के चलो जल में कहां तक ये फैली हुई है। अगर EEZ होता कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक फैलता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक फैलता है, लेकिन अगर बेसलाइन की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको देखने को मिल जाती है। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है तकरीबन 22.2 किलोमीटर, यानी 22.2 किलोमीटर तक इंडिया का ही क्षेत्राधिकार रहेगा।
अगला सवाल ये रहा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील पाई जाती है? सर झील 2 प्रकार की नहीं 5-6 प्रकार की होती है। झील का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है आपके चैनल जीताना जीएस पर ही, तो इसी में पूछा जा रहा है झील कितने प्रकार की है। सर अगर हम बात करेंगे जो आना सागर झील है, आना सागर झील है जो 12th सेंचुरी में बनाई गई थी, यह राजस्थान की ऐसी झील है जो एक आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलता है। सांभर, पुष्कर और जो रायगढ़ आपकी झील है, ये तीनों की तीनों आपकी नेचुरल झील आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं ये कहां पर है सर, दैट इज एट अजमेर, आना सागर अजमेर में है। और यहाँ की सबसे ज्यादा जो सॉल्ट लेक है वो सांभर इज, यहाँ पे सबसे अधिक लवणीय है, सबसे अधिक लवण वाली झील आपको देखने को मिलती है, सबसे अधिक लवण आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, यानी सबसे ज्यादा नमक आपको यहीं देखने को मिलेगा। पूर्वी द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बिल्ट टू डीकॉग्नेस्ट ट्रैफिक, ये किस कहां के ट्रैफिक को कम करने के लिए जो ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है जो बनाया गया है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहां के ट्रैफिक को, तो दिल्ली के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपका बनाया गया। 135 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 135 किलोमीटर लंबा है और यह गाजियाबाद से पलवल तक जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है सर, गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद यूपी से लेके पलवल हरियाणा तक ये जाता है और दिल्ली का ट्रैफिक इसके माध्यम से काफी हद तक कम हो गया है। ये भी इसके बारे में आप समझिएगा, कोई समस्या इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है? मतलब उत्तराखंड की जनजाति है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ये किस वजह से जानी जाती है उसके बारे में भी समझना, ठीक है सर, पॉइंट को समझना। गुज्जर जनजाति गुजरात में मेजर पाई जाती है, बट पॉइंट ये होता है सर उत्तराखंड में वन गुज्जर पाए जाते हैं। सर गद्दी, थारू, भील, भील एमपी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, थारू, बुक्सा, भूटिया असम में पाई जाती हैं, ठीक है, गद्दी, बकरवाल आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। बट वन गुज्जर जो होते हैं ये वनवासी जनजाति है जो मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है, काफी ज्यादा फेमस आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये बुग्याल में पाए जाते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं कहां पाए जाते हैं सर, ये बुग्याल के अंदर पाए जाते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना कि कोई परेशानी आपको इसके अंतर्गत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलो याद रखना। तो बिना परेशानी के इसके अंतर्गत पॉइंटों को समझते चलिए और समस्या आपको ना हो। अगला सवाल ये रहा, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवार ने भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अपनी पैतृक भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया? सर जेनु कुरुबा आपको देखने को मिलेंगे, अब किस पर कब्जा किया है उसको समझना, ठीक है। चलो, जेनु कुरुबा कर्नाटक के आदिवासी हैं। जेनु कुरुबा कहां के हैं सर? जेनु कुरुबा कर्नाटक के आदिवासी हैं, कर्नाटक आदिवासी हैं, कर्नाटक की ट्राइब आपको देखने को मिलती है जेनु कुरुबा। अब कर्नाटक की ट्राइब है, पूछा जा रहा है कि भाई इन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया है? सर वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी बहुत जरूरी है, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार एक्ट 2006 आपको देखने को मिला है। तो उसी एक्ट 2006 के अंदर उल्लेखित है मैटर क्या है, इसी के अंदर सही तरीके से बताया जाता है कि सर जी नागरहोल, नागरहोल, बनेरघट्टा, ये दो और कुद्रेमुख, ये सब नेशनल पार्क कहां के? कर्नाटक के हैं। हेमिस नेशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलता है? हेमिस नेशनल पार्क सर उत्तराखंड में हेमिस, मानस असम में है, सरिस्का राजस्थान में है, लेकिन ये कर्नाटक में, करेक्ट आंसर कर्नाटक होगा। वन अधिकार क्षेत्र आपका 2006 का था। भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितनी है? जो नॉर्दर्न प्लेन आपको इंडिया में देखने को मिलता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ये हैं, मतलब आप इंडिया के अंदर आएंगे, इस प्रकार से इंडिया का मैप आप देखेंगे और यहां आपको समझ में आएगा कि सर ये है उत्तरी मैदान। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की इनकी जो लंबाई है वो आपको लगभग कितनी देखने को मिलती है? तो सही लेवल पर आप समझना सर, यह आपको 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है और 150 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से लेकर लगभग 300 किलोमीटर के बीच में फैले हुए हैं। 300 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, 150 से 300 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है? फूलों की घाटी उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है, काफी फेमस है, अब राज्य नहीं आ रहे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला के अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा? सर जो वेस्टर्न हिमालय आपको देखने को मिलता है, वेस्टर्न हिमालय के अंदर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी आपको देखने को मिलती है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी आपको देखने को मिलती है। काराकोरम, पीर पंजाल आपका ग्रेटर हिमालय में है, जो आपका ग्रेटर हिमालय है, धौलाधार मिडल हिमालय में है, और काराकोरम जो है आपका ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है। जो ऐसा करूंगा, मैं हिमालय के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरे हिमालय का डिस्कशन कर लूंगा, तो वो भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, याद रखना। अगला सवाल आपके सामने, थार मरुस्थल में पाए जाने वाली चंद्राकार रेत के टीले कैसे जाने जाते हैं? जो थार डेजर्ट आपने देखा होगा, थार डेजर्ट के अंदर जो
चंद्राकार टीले देखने को मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं सर? उनको बर्चन्स बोला जाता है, बर्चन्स उनको बोला जाता है, बर्चन्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हवा की दिशा में सींग की तरह इनके खुले हुए रहते हैं, अलग ही हिसाब किताब है, प्रचुरता है, और ये चलते हुए टीले होते हैं, 10 से 30 मीटर ऊंचे होते, चलते रहते, हवा के वेग से आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी हाइट 10 से 30 मीटर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इनके डिजाइन की बात करूं तो लगभग ऐसा कुछ शेप इनका आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रखा था तो मैंने सोचा बता दूं आपको, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, शीतकाल में भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या है? अब यहां समझना, ठंडी में जो भारत के अंदर बहने वाली मेजर दिशाएं हैं वो किससे किसकी तरफ बहती हैं? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहती हैं, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहती हैं, तो तभी वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण भी ये बहती हैं, समशीतोष्ण चक्रवात के कारण बहती हैं, ठंडी में बहती हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, जो काजू के लिए बड़ी अच्छी होती है, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल है, ये कहां पर पाई जाती है? फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है ड्रॉट प्रोन एरिया, जो सूखा प्रवण क्षेत्र है, जहां कभी भी सूखा पड़ सकता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पड़ सकता है। सर इसे ऊसर, कल्लर, रेहे या थूर कहेंगे? ऊसर, कल्लर, रेहे या थूर कहेंगे? सर हम जानते हैं इसको एमपी में रेहे या थूर के नाम से जाना जाता है, काफी ज्यादा फेमस है। ये सैलाइन और एल्कलाइन आपकी मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलती है। अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से यह मिट्टी बनती है, जहां बहुत ज्यादा जल बह जाता है, जल भर जाता है, तो वहां से क्या होता है, उनकी इंडिग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो रेत ही बचता है। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, दैट इज मेजर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, अच्छा खासा लेवल इसका रहता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है? सर डेसिडियस फॉरेस्ट आपके कौन से? डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि भैया अगर देखा जाए तो ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं। अगर देखते हैं बबूल आपका पाया जाता है शुष्क, शुष्क जलवायु में पाया जाता है। बांस आपका जो पानी वाला क्षेत्र होता है लगभग वहां पाया जाता है। देवदार आपको जो देखने को मिलता है ये कुछ इस प्रकार के हो सकता है, बट जो मेजर आपको देखने को मिलेगा जो आपकी पर्णपाती वन है वो साल है। साल की लकड़ी पर्णपाती वन का बेस्ट एग्जांपल है। ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर पाया जाता है, और वर्षा ऋतु में पत्ते आते हैं और शुष्क मौसम में गिर जाते हैं। वर्षा ऋतु में पत्ते आते हैं, शुष्क मौसम में गिर जाते हैं, इसी वजह से इनको पर्णपाती वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट पड़ेगा? 24 डिग्री लैटिट्यूड जो आपको देखने को मिल जाएगा, यह कहां से निकलता है? सर यह निकलता है मध्य प्रदेश में से। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसी के नजदीक आपको पड़ जाएगी। ठीक है, याद रखना, कोई बिना किसी परेशानी के इसके अंतर्गत आप याद रखना। मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत रही होगी, आप चीजों को सही ढंग से समझ पा रहे होंगे और आपको कोई समस्या भी इसके अंतर्गत नहीं होगी। समझो, आगे बढ़ो। हिमालय का पूर्वी सबसे विस्तार निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? हिमालय का पूर्वी सबसे विस्तार निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? मतलब हिमालय के अगर हम ईस्टर्न तरफ उसका विस्तार को देखते हैं तो वो किस जगह पर आपको देखने को नहीं मिलती, किस जगह पर आपको देखने को नहीं मिलती? अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखने को मिलता है खासी पहाड़ियां। खासी पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है जो हिमालय के विस्तार में आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए इसको आप करिए, आगे हम बात करते हैं। मैंने बोला कि खासी पहाड़ियां, अब आप सोच रहे हैं कि मैं हंसा क्यों हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये रिकॉर्डेड सेशन है। बहरहाल हंसने का पीछे का कारण ये है कि अभी गोविंद जी आए हैं क्लास के अंदर। अब गोविंद जी कोई आम आदमी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को भी निकाल चुके हैं, और साथ में ये आईबी के एग्जाम्स को भी निकाल चुके हैं, और सीजीएल के एग्जाम को भी निकाल चुके हैं, तो इनका दबदबा बहुत है। तो इनको देखकर ये कुछ पूछ रहे थे, मैं कुछ बता रहा था, ये कुछ समझ रहे थे, मैं कुछ समझा रहा था इस वजह से ऐसा हुआ। बहरहाल आगे आप समझिए, खासी पहाड़ियां ऐसी हैं जो ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा नहीं है। खासी पहाड़ियां ऐसी हैं जो ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखना। और जो चेरापूंजी आपने सुना होगा वो खासी पहाड़ियों का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। चेरापूंजी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 16 वन पाए जाते हैं? 16 वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? केरला के अंदर जो वन पाए जाते हैं मेजरली उनको कई बार 16 कह देते हैं, तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। थार मरुस्थल तो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, जो सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में हो गया। पूर्वी घाट आपका देखने को मिलता है महेंद्रगिरी का आसपास वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा है हुआ, आंध्रा हुआ, वहां पे है। लेकिन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 वन, केरला से रिलेट करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 8 डिग्री 12, 8 डिग्री से लेके 12 मिनट 13, 8 से लेके 8 डिग्री 12 मिनट
8 से लेके 12, 8 डिग्री 12 मिनट, नहीं नहीं नहीं, 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये किसके लोकेशन के बारे में चर्चा कर रहा है? ये लोकेशन आपकी किसकी है सर? सच बताऊं, ये लक्षद्वीप की लोकेशन है। सर क्या आपको सच में पहले से याद थी? भाई मुझे इस वजह से याद है क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर चुका हूं। अगर पहली बार भी मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं भी हंस जाता। ठीक है, तुम इकलौते नहीं हो जो ऐसे नहीं सोच रहे हो कि सर आपको तो ये पता है। नहीं नहीं, कावाराती इसकी लोकेशन, कावाराती इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल इज कावाराती, कावाराती देखने को मिल जाएगी। और जैसे आप सोच रहे हो ना कि सर ऐसे कैसे याद करें, तो इस बेस के कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको। अगर आप चैनल पे देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की अधिकता मैं वो घिसे पिटे सवाल नहीं कराता, लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं, बेस्ट क्वेश्चन पर बेस्ड ही कराता हूं, तो वो भी आपको मिलेंगे। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहां से निकलती है? साबरमती के बारे में आप जानते हैं कि सिर्फ अरावली पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान से निकलती है साबरमती। ठीक है, और ये अहमदाबाद होते हुए सीधे तौर पर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 371 किलोमीटर लंबाई है, ये मुझे सब कुछ पहले से पता था। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सीधा खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये गुजरात में गांधीनगर के पास से निकलती है। भारत में थार मरुस्थल के द्वारा कवर किया गया एरिया कितना है? थार मरुस्थल के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है, इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का 61% भाग, लगभग 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर, 61% जो भाग है, 61% जो है राजस्थान का, वो थार मरुस्थल से ही आपका बना हुआ है। इसके बारे में याद रखना। पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी इसका कुछ एरिया जो है वो फैला हुआ है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? देखो CSK BTS, ये एक ट्रिक होती है। CSK BTS, चंबल सिंध बेतवा केन तोसौन, तोसौन गंगा की है, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है, चंबल सिंध बेतवा केन तोसौन अलग हो जाएंगे, ये तो नहीं होंगी। लेकिन हाँ, एक नदी आपको अलग से देखने को मिल जाएगी जिसको बोलते हैं तौस। तौस रिवर ऐसी है जो आपको देखने को मिल जाएगी, यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी, यमुना की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी। करेक्ट याद रखना, लंबाई 148 है। और ये देहरादून वाली तौस है, ये वो वाली तौस नहीं है जो आप मिडिल इंडिया के सोच, नहीं नहीं, ये देहरादून वाली तौस है। देहरादून वाली तौस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देख के तो मैं भी डर गया था, अरे ये क्या हुआ। महान भारतीय मैदानों को कौन सा क्षेत्र आर्द्रता और दलदली स्थिरता वाला होता है, जिसके अंदर दलदल पाई जाती है, वो कौन सा है? सर दलदल मेजरली जो पाई जाती है वो तराई क्षेत्रों में दलदल पाई जाती है। और अगर आपने यूपीजी के भी पढ़ी है मुझसे तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन होता है। भारत का सबसे पश्चिमी बसा हुआ गांव कौन सा है? वेस्टर्न लेवल पर जो आपको गांव देखने को मिल जाएगा, पश्चिमी है, वेस्टर्न लेवल पे है, अहमदाबाद के अंदर गांव है जिसका नाम है गुहार मोटा। इसको गोहर मोती भी कहा जाता है, कई सारी किताबों में इसको गोहर मोती भी लिखा हुआ है, तो देख के चौंकिएगा मत, सही जवाब गोहर मोती भी हो सकता है। अगला सवाल ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र मिलियन प्लस शहरी समूह शहर के रूप में पहचाना गया? मिलियन से ज्यादा शहर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? सर लखनऊ है, लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा अर्बन सिटी है, जो मिलियन प्लस अर्बन सिटी बनाया गया है। महान हिमालय श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? जो जैसे मैंने बताया ट्रांस हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है, लेकिन ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? सर इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, जो हमारा सबसे सदर्न हिमालय है। सदर्न हिमालय को ही, यानी दक्षिणतम हिमालय को क्या कहा जाता है? दक्षिणतम हिमालय को बताया जाता है शिवालिक। नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं जो अंडमान निकोबार है। भारत में किस चरण और वर्ष में स्थिर जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? मतलब इस जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफी स्थिर देखी गई थी 21 से 51 में जनसंख्या दर में वृद्धि देखी गई है, स्थिर वृद्धि देखी गई है, मतलब कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखी गई है। 21 में डिप आया था, उसी वजह से 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं। भारत में कितने टन किलोमीटर प्रति वर्ष ऊर्जा खपत के निम्नलिखित में से कौन से परिवहन प्रणाली सबसे कुशल है? मतलब सबसे कम तेल में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ये निकाल कर देते हैं, वो कौन सा है? सर अगर हम बात करते हैं 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग भारत के अंदर है, 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग भारत के अंदर है, और नेशनल वाटरवे 3 आपके क्रिएट हो चुके हैं, ठीक ठाक है। सड़क परिवहन से 3 गुना ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगला है, किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है? अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीपों का नाम चेंज कर दिया है 2018 के अंदर, मुझे याद है हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया गया था, 2018 की बात है ये। ठीक है, याद रखना। बैरन द्वीप पर आज भी एक्टिव वल्केनो है।
ठीक है। मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा श्रृंखला आपको कौन से देखने को मिलती है? मैकाल चोटी पे आप जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंची है अमरकंटक, मैकाल के अंदर देखने को मिलती है। कल सुबह साउथ इंडिया में गुरु शिखर आपको देखने को मिल जाएगी। गुरु शिखर आपके कहां की है सर? गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे बड़ा लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? लार्जेस्ट, अब यहां समझना, पूछा है कि लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ी है, तो लार्जेस्ट सलाइन वाटर आपको कहां देखने को मिलेगा वो बताना। सर जो बड़ी है वो है सांभर लेक, राजस्थान में आपने बताया था सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, रामसर साइट है। 190 से लेकर 230 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करती है, राजस्थान में देखने को मिलती है। पुलिकट, पुलिकट जो है सबसे ज्यादा लवणीय है पर एरिया कम है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तीव्र वर्षा किस प्रकार की वर्षा तंत्र का कारण होता है? पश्चिमी भाग के अंदर तीव्र वर्षा होती है, वह किस प्रकार का उदाहरण है? सर जी वह ऑरोग्राफिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। वर्षाओं के प्रकार होते हैं, मैं वर्षाओं के प्रकार को एक बार उल्लेखित कर दूंगा, फिर आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार की वर्षा आपको कैसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल समझें। भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्व मानसून में नॉर्वेस्टर का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? नॉर्वेस्टर विशेष प्रकार की वर्षात होती है जो पूर्वी भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। नॉर्वेस्टर जो होती है ये आपको काल बैसाखी इसको कहा जाता है, और ये मेजरली पूर्वी भारत में होती है, काल बैसाखी इसी को कहते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीपों के सबसे निकट है? ये थोड़ा आसान सवाल है, इसीलिए मैं इसको आपको बता देता हूं। अगले क्वेश्चन को घर के लिए छोड़ देंगे, ये काफी आसान आपका हो जाएगा। सर अगर हम बात करते हैं, म्यांमार ज्यादा पास है क्योंकि बहुत नियर बाई लगता है अंडमान निकोबार। म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ था, पहले भारत का हिस्सा था। ये सवाल आपको घर से बताना है। भारत में बागवानी कृषि मुख्य रूप से कहाँ अभ्यास की जाती है, मेजरली होती कहाँ पर है? बताइएगा जरूर, भूल मत जाना। और इस प्रकार में ये बताइए अगली वीडियो आपको एनटीपीसी में किसकी चाहिए? रात को 10 बजे भी आपका एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेट होता है। आज रात को जो होगा उसमें पॉलिटी का ही कुछ बेस्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जरूर आइएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।